एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कोर्स 504 का चैप्टर 6। इससे पहले हम 5 चैप्टर जो है उसको कर चुके हैं। तो जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था वो था अंकगणित के बारे में। अंकगणित मतलब अभी तक जितनी भी हमारे मैथ्स की जो एनसीईआरटी लगी हुई है उसमें जितने भी चैप्टर हैं उनके कॉन्सेप्ट क्या है एनसीईआरटी में अंकगणित से रिलेटेड। ठीक है, अंकगणित मतलब जिसमें अभी तक हमने अलजेब्रा का यूज़ नहीं करा, ABCD का यूज़ नहीं करा, सिर्फ अंकगणित जहाँ पे सारी बातें नंबर से हो रही है, अंकों से हो रही है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हम करेंगे आकृतियाँ और स्थानिक संबंध। आकृतियाँ मीन्स जैसी जो हमारी शेप्स होती है 2D शेप्स, 3D शेप्स जो होती हैं वो पढ़ने वाले हैं, और उनका जो है रिलेशंस क्या रहता है हमारे स्थानिक संबंध से, मतलब क्यों हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो यूनिट है ना पूरी, हम इसमें जो हमारी एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, सिलेबस दिया हुआ है, वही हम कवर करने वाले हैं। बट इनको 3-4 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कल हमने चैप्टर में जो पढ़ा था लास्ट में अंकगणित था, अभी ये जो चैप्टर है आपको शेप से रिलेटेड है। इसका अगला जो चैप्टर आपको मिलेगा वो अलजेब्रा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने पोर्शंस को डिवाइड किया हुआ है। तो अभी हम सिलेबस से गो थ्रू हो रहे हैं, हम इसको पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको कोई भी लास्ट क्लास में या किसी भी में कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें पढ़ेंगे ये जो हमारी आकृतियाँ होती हैं वो, फिर द्विमीय बंध आकृति यानी कि 2D शेप्स, 3D शेप्स सब पढ़ने वाले हैं। और सर्वांग समता क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, समरूपता सिमिलर क्या होता है, परावर्तन, सममिति, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी प्रस्तावना में देखो क्या बोला हुआ है इसमें आपको, कि जैसे अभी हम अपने चारों तरफ कोई भी चीज़ें देखते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देती है। जैसे अमरूद है, नींबू है, पेड़ पे लटका हुआ है, कहीं पे कोई पत्थर आपको गिरा हुआ दिखाई देता है, कहीं पे घास उगी हुई दिखाई देती है, कहीं पे पेड़ दिखाई देता है, कहीं पे बेंच होता है, कहीं पे पार्क में बच्चे खेल रहे होते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे जो फिक्स नहीं होती, मट्टी है, पानी है, पत्थर का टूटा हुआ टुकड़ा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या बोला हुआ है कि जैसे आपने एक ईंट ले ली, आपको एक ईंट मिला, तो ईंट जो है 3 साइड में है, इसलिए हम इसको 3D शेप्स बोलते हैं। बेसिकली हम बच्चों को बताएंगे तो कैसे बताएंगे, जिसका हाइट होता है, ब्रेथ होता है, लेंथ होती है, 3 चीज़ें जहाँ हमें मिल जाती हैं वो 3D शेप्स हो जाती है हमारी। इसमें 6 सतह होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 शीट्स होते हैं। अभी मैं ये चीज़ यहाँ पे आपको नहीं करके बता सकती, बट अगर क्लास में मिलेगा तो हम इसको नॉर्मल किसी भी चीज़ को उठा करके बच्चों को आराम से गिनवा सकते हैं। डस्टर ले लो, कोई भी बुक ले लो, कोई भी बॉक्स आपके पास क्लास में अवेलेबल है आप वो ले लो, आप कोई भी फाइल कवर ले लो, कुछ भी बताओ और आपको बच्चों के साथ आप गिनवा सकते हो। तो 6 साइड होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, अब 2D आकृति क्या होती है, 2D आकृति ऊपर नीचे ले जा सकते हैं बस। ठीक है, उसको हम 2D शेप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। अपरिभाषित पद क्या होते हैं, अपरिभाषित कुछ पद ऐसे होते हैं जिनको हम परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ चीज़ें हमारी मैथ्स में स्पेशली मैथ्स में ऐसी बात हो रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे बिंदु है, अब बिंदु को आप क्या बोलोगे, अगर आप 6th क्लास की बुक आपने पढ़ी होगी तो बिंदु को किस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है कि एक पेंसिल की नोक से जब हम कागज़ पर करते हैं और जो डॉट आता है उसको हम बिंदु बोलते हैं। मतलब कि पेन या पेंसिल से एक उभारा गया पॉइंट बिंदु है ना। तो आप बिंदु को क्या करोगे, रेखा, रेखा क्या होती है, रेखा को कैसे डिस्क्राइब करोगे। रेखा, लाइन आपको पता है कि क्या होती है, लाइन को दोनों तरफ से खींचा जा सकता है। जो लाइन होती है एक तरफ से बंद हो सकती है, एक तरह से अपरिमित रूप से आगे बढ़ सकती है, बट रेखा क्या होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ अपरिभाषित पद है मैथ्स में जिन्हें डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि अपरिभाषित पद क्या है तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि बिंदु, रेखा और तल। ठीक है, 3 चीज़ें मैथ्स में ऐसी हैं जिनको अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। बच्चों को बताने के लिए ज़रूर आपको एनसीईआरटी की बुक में लिखा मिल जाएगा कि बिंदु क्या है, रेखा क्या है। रेखा को यही होता है जिसको हम दोनों तरफ से खींच सकते हैं। ठीक है, ये तो रेखा की वैसे एक तरीके की विशेषता हो गई, फीचर हो गई रेखा का, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि रेखा को दोनों तरफ से खींचा जा सकता है, अनंत रूप तक आगे बढ़ाया जा सकता है। बट रेखा क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि बिंदु, रेखा, तल, ये 3 चीज़ें हैं जिनको अभी तक परिभाषित नहीं किया जा सका है। ठीक है, इनके बारे में लेकिन कुछ अभिगृहित जरूर है। अभिगृहित मतलब जो इनको परिभाषित करती है, जो इनके बारे में बताती है, जो इनको नहीं बताती, जो इनके बारे में बताती है। जैसे प्रत्येक रेखा और तल बिंदुओं का समुच्चय है। एक बिंदु से गुजरने वाली असंख्य रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से हम काफ़ी सारी लाइनें खींच सकते हैं। 2 बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। एक तल में 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा भी उसी तरह में होती है। 3 ऐसे बिंदु हैं जो रेखा पर नहीं है, एक तल में स्थित होते हैं। यदि 2 तल एक दूसरे को काटते हैं तो उनका कटाव एक सरल रेखा होता है।
ठीक है। अगर दो तल एक दूसरे को काटेंगे तो वो ऑब्वियसली सरल रेखा ही काट पाएगी ना, अगर वो टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं तो उनके तल ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अब ऐसे मूल आकृतियाँ, अब जैसे मूल आकृतियाँ बिंदु। अब बिंदु क्या है, एक पेन या पेंसिल की सहायता से जो कागज पर चिन्ह लगाते हैं उसको बिंदु कहलाते हैं, ठीक है। तो अब क्या बिंदु क्या है, अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे ही बताया हुआ है कि एक पेन या पेंसिल से जो भी कागज पर चिन्ह बनता है वो बिंदु होता है। रेखा के बारे में बात करते हैं तो सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा जिसको दोनों तरफ से खींचा जा सकता है। समतल क्या होता है, एक कमरे का फर्श या दीवार की सतह या एक किताब का पृष्ठ, मतलब एक तरीके का पन्ना, मतलब कमरे का नीचे का सतह। मतलब समतल क्या है, एक चार जिसकी लाइनें रहती हैं, मतलब जैसे बेस मान लो किसी भी चीज़ का समतल, बस चारों तरफ से बराबर होना चाहिए, वो हमारा समतल होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो जैसे ए बी के बीच की दूरी को हम कैसे दिखाएंगे, ए बी। अगर हमें ए सी के बीच की दूरी दिखानी है तो वो होगी ए सी, ठीक है। तो हम इसको संकेत के रूप में दिखाते हैं, जैसे कि मैं ये नहीं लिखूंगी ए और सी के बीच की दूरी, नहीं, मैं इसको सिंपल सा डिनोट करूंगी ए सी। ए बी और बीच की दूरी चाहिए तो ए बी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। ये मैथ्स में कुछ दिखाने के चिन्ह होते हैं, जैसे प्लस को हम प्लस के साइन से दिखाते हैं, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई से, इक्वल को बराबर को इक्वल के साइन से। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम मैथ्स में इस तरीके से डिनोट करते हैं। रेखाखंड, हाँ, रेखाखंड क्या होता है, देखो जो बिंदु होती हैं, जैसे ये जो आपकी रेखा है, दोनों तरफ एरो है, इसका मतलब है कि इसको हम अनंत रूप से दोनों तरफ से खींच सकते हैं। अब रेखाखंड क्या होता है, एक रेखा का खंड यानी रेखा का टुकड़ा, यानी कि ए बी। जैसे ए बी है तो ये रेखाखंड ए सी का क्या है, एक टुकड़ा, यानी कि ए बी। तो ए सी एक रेखा है तो उसका रेखाखंड क्या हुआ, ए बी। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ए बी लाइन है या ए सी लाइन है या रेखाखंड क्या है। तो रेखाखंड को दिखाने के लिए ना हम देखो ऊपर ना ये लाइन डालते हैं, जहाँ पे भी रेखाखंड होता है उसके ऊपर हम ऐसे लाइन डालते हैं, तो इसको बोलेंगे कि ये रेखाखंड है, ठीक है, इसलिए इसको दिखाते हैं। रेखा की लंबाई दिखाना है तो वही बीच की दूरी ही उसकी लंबाई होती है। किरण क्या होती है, किरण एक ऐसी चीज़ होती है जिसका एक भाग तो फिक्स होता है और दूसरा भाग हमें नहीं पता कहाँ जाता है। जैसे कि मान लीजिए सूरज है, सूरज हमें रोशनी दे रहा है, हम सबको पता है सूरज से पृथ्वी पर रोशनी आती है, सूरज का प्रकाश आता है, सूरज की किरण आती है। तो प्रकाश कहाँ से आ रहा है, सूरज से। तो सूरज जो है एक पॉइंट फिक्स है। मैं अपनी क्लास में भी बच्चों को समझाने के लिए पहले यही ऐसे ही एग्जाम्पल यूज़ करती थी और उनको फ़ोन की फ्लैश लाइट जला के समझाती भी थी। देखो कि अगर सूरज आ रहा है, ठीक है, सूरज फिक्स है, सूरज से हमें रोशनी मिल रही है, तो सूरज फिक्स है, तो सूरज एक पॉइंट फिक्स हो गया। लेकिन इसकी रोशनी कहाँ कहाँ तक जा रही है, असम तक, मेघालय तक, नेपाल तक, चाइना तक, लंदन तक, हर जगह जा रही है। तो कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता। तो इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट तो हमारा फिक्स होता है। तो अभी ये पढ़ती हूँ तो अभी आपको समझ में आएगा, वरना अगर मैं पढ़ा हुआ बताती तो मैं भी नहीं समझ में आता। किरण रेखा का एक भाग होता है, ये एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है, ठीक है। तो इसको हम ए भी दिखाते हैं और उसके ऊपर हम किरण बना के दिखाते हैं। जैसे आपको ना यहाँ पे दिया होगा, नहीं आपको यहाँ पे बताया ही नहीं हुआ है सही से, हाँ ये वाला है, ये वाला देखिए यहाँ पे ए क्या है, ए के पास पॉइंट बना हुआ है, पॉइंट बिंदु है, बिंदु का मतलब यहाँ से फिक्स है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, और ये एरो का मतलब है कि आगे कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, ये अनंत है, तो इसको हम किरण बोलते हैं, ठीक है। ये किरण होती है कि जिसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है और एक पॉइंट जो होता है अनंत में होता है, इसको हम किरण बोलते हैं, ठीक है। अभी है कि हम इसको किरण को दिखाएंगे कैसे, तो ये जो किरण का साइन होता है ना उसके ऊपर हम इसको बनाते हैं। जैसे रेखाखंड के ऊपर हम सीधी लाइन खींच रहे हैं, तो अगर मान लीजिए ए बी एक किरण है तो मुझे उसके ऊपर ए बी के ऊपर ये किरण को दिखाने के लिए ये साइन इसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर रेखा युग्म, रेखा युग्म क्या है, जैसे युग्म का मतलब पेयर, तो रेखा का पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे रेखा युग्म क्या हो गया, जहाँ पे भी एक से ज़्यादा रेखा होगी वो आपका रेखा युग्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको तीन तरीके के युग्म दिखाए गए हैं। तो एक तो दोनों सीधे हैं, समांतर जा रहे हैं, एक टेढ़ा है, एक सीधा है, एक दोनों क्रॉस कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को। इनके भी नाम होते हैं, अभी हम इनको आगे जा करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नीचे यहाँ पे दे ही रखा है। तो जैसे कि अगर आपको फर्स्ट दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, ये समांतर है, दोनों अगर आगे लेफ्ट में जा रहे हैं तो लेफ्ट में आगे बढ़ रहे हैं, राइट में जा रहे हैं तो राइट में आगे बढ़ रहे हैं, इनको हम समांतर रेखा युग्म बोलेंगे, ठीक है। सेकंड वाले में अगर आप देखोगे तो एक तो सीधा जा रहा है और एक उसको आगे जा कर के कहीं ना कहीं इसको काटेगा जरूर। तो इनमें क्या होता है, एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, कहीं ना कहीं ये जाके मिलेंगे, इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु जरूर होगा। और अगर आप थर्ड में देखोगे, थर्ड में तो ये एक दूसरे को काट ही रहे हैं, तो जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं इनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला युग्म है ये समांतर युग्म है, दूसरा वाला असमांतर युग्म है, असमांतर, ठीक है, समांतर भी नहीं है, काट भी नहीं रहे हैं ये असमांतर युग्म है। तीसरा है हमारा प्रतिच्छेदी युग्म, इसको प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं,
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब है कि तिर्यक छेदिक रेखा। तिर्यक रेखा मतलब, तिर्यक का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है, टेढ़ी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा, छेदी रेखा मतलब काटना, और तिर्यक जो टेढ़ी जाके काटती है। तो आप देखोगे यहाँ पे CD और AB एक आपको लाइन का युग्म दे रखा है, रेखा युग्म दे रखा है, उसको FE जो है एक लाइन तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, तो इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। आप दोनों आपको देखा होगा, समांतर वाला जोड़ा भी दे रखा है आपको, और ये आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा, वो वाला जोड़ा भी दे रखा है, दोनों को तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एंगल बनते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, बट अभी वो यहाँ पे है नहीं तो हम उसको डिस्कस नहीं करते। अच्छा, नीचे आ गए, हाँ सारे एंगल आ गए। वैसे यहाँ पे बस 90 डिग्री का एंगल ही बता रखा है कि अगर इस तरीके से समांतर रेखाओं में आपको तिर्यक रेखाएं काटेंगी तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर तिर्यक रेखा जो काटेगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, नहीं। यहाँ पे फिगर कुछ इस तरीके से ऐसी है कि जब वो तिर्यक रेखा उसके ऊपर गिर रही है ना, तो वो 90 डिग्री के एंगल पे गिर रही है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। इस वजह से इनकी जो तिर्यक रेखाओं की जो लंबाई होगी ये बराबर हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे सारे एंगल ही बराबर हो गए ना, 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे कुछ समांतर रेखाओं के गुण बता रखे हैं। समांतर रेखाओं में जनरली ऐसा होता है, पर सब में होगा वो जरूरी नहीं है। कोण क्या होता है, देखो ABC 3 बिंदु है, तो इसके बीच वाला, जो बीच वाला होगा उसको कोण बोला जाता है। तो हमेशा जब भी हम कोण को बोलेंगे ना, हमें डिनोट करना है कि कौन सा कोण है, वो बीच में आएगा। तो यानी कि BAC या तो कोण बनेगा या CAB कोण बनेगा। तो एंगल BAC एंगल हमें जरूर दिखाना होता है, एंगल का साइन या एंगल हम लिखेंगे, हमें दिखाने के लिए बनाना ही पड़ता है। तो एंगल BAC या एंगल CAB हमारा कोण होता है, ठीक है। और इस तरीके के आपको कुछ एंगल दिए हुए हैं, ठीक है। जो फर्स्ट आपको है वो न्यून कोण है, फिर जो सेकंड वाला है वो समकोण है, फिर पहला वाला जो है ना वो अधिक कोण है। अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब जिसका मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है वो अधिक कोण होता है। फिर बीच वाला है समकोण, जो 90 डिग्री का होता है वो समकोण होता है। फिर है 90 डिग्री से कम वाला, वो होता है न्यून कोण। तो आपको तीनों यहाँ पे बताए हुए हैं, और आपको यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आप चांदा ले आओ, चांदा यानी कि डी लेके आओ, वहाँ से आप डिग्री नाप सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे तीनों की माप आपको बताई हुई है, देखिए ये कुछ जा रहा है 130 अधिक कोण वाला, फिर 90 डिग्री, और ये कुछ 40 डिग्री जा रहा है आपका न्यून कोण। तो फर्स्ट वाला है अधिक कोण, समकोण और न्यून कोण, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभिगृहित क्या होता है, अभिगृहित का मतलब क्या होता है, देखो अभिगृहित नहीं, मतलब अभिगृहित ना ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम है, नहीं। अभिगृहित का मतलब है जो प्रूफ हो चुका है, जो कि जर्नली ऐसी चीज़ें होती हैं और ये मान्यता है, इसको अभिगृहित बोला जाता है मैथ में। जैसे मान लो किसी रीति रिवाज को मानने में मान्यता बोलते हैं ना, मान्यता है, तो मैथ में समझ लो उसका नाम अभिगृहित है, अभिगृहित है। अब उसमें क्या होता है कि देखो प्रत्येक कोण के साथ एक वास्तविक संख्या 0 से अधिक और 180 से कम जुड़ा होता है। इस कोण की माप C डिग्री में कहते हैं, मतलब C डिग्री में नापेंगे। लंबवत रेखाएं कम ज़्यादा जैसा भी हो वो D के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो कोणों का वर्गीकरण जो आपको मैंने पहले बता दिया वही है यहाँ पे। जिसकी 90 डिग्री से कम हो, 0 से ज़्यादा हो, उसको न्यून कोण बोलेंगे। 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री वाले को समकोण बोलते हैं। 91 भी नहीं, 89 भी नहीं, सिर्फ 90 डिग्री वाले को समकोण, और 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है तो अधिक कोण। अब वो जो होगी 180 डिग्री पे क्या बोलेंगे, 180 डिग्री पे आपका हो जाता है सरल रेखीय कोण, मतलब रेखिक कोण बन जाता है। रेखिक मतलब सीधा, और वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। कोणों का युग्म, यहाँ पे एक ही एंगल में काफ़ी सारे गुण हैं। तो आसन कोण, आसन कोण होते हैं, आसन का मतलब साथ वाला, आसन, आजा मेरे संग, आसन यानी कि साथ वाला कोण। तो आसन कोण क्या होते हैं, जिसमें कोई भी एक उभयनिष्ठ बिंदु रहता है, और मतलब उभयनिष्ठ भुजा रहती है, कोई भी उभयनिष्ठ भुजा रहती है तो वो आसन कोण हो जाते हैं। वैसे भी नाम से आपको समझ में आ रहा है, आसन मतलब साथ वाले, जो कोण बिल्कुल साथ साथ है, सट कर बैठे हैं, एक दूसरे के संग हैं, एक दूसरे के साथी हैं, वो हमारे आसन कोण होते हैं। जैसे कि BAB और PAC ये आसन कोण हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको बोलूँ तो एंगल A आसन कोण है दूसरे एंगल A के, मतलब एंगल BAP आसन है एंगल PAC का। इसी तरीके से एंगल B, यहाँ पे आपको नाम नहीं दिया हुआ सेकंड वाले में, तो आप O नाम दे लो क्योंकि हमें एंगल के लिए नाम की ज़रूरत होती है। तो BOP आसन है POC का, ठीक है। इसी तरीके से आसन कोण यानी साथ वाले। पूरक कोण मतलब क्या होते हैं, जब जो कोई भी कोण हो, आपको नहीं मतलब कितने डिग्री का है, कहाँ पर है, कैसा है, किस तरीके का दिया हुआ है, आपको कोई मतलब नहीं है इससे। जब कोई भी दो कोण दिए हुए और उनका सम 90 डिग्री आए तो वो आपके पूरक कोण होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। जब कोई भी दो एंगल दिए हों और उनका सम 90 डिग्री आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 90 डिग्री से ज़्यादा आएगा
तो भी नहीं है, 90 डिग्री से कम आएगा तो भी नहीं है। आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ठीक 90 डिग्री चाहिए होता है। तो जब 90 डिग्री आएगा तो ही वो आपके पूरक कोण बनेंगे। जैसे कि 20-70, ठीक है, 30-60, 10-80, 0 और 90। इवन 0 और 90 भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। 90 और 0 का सम 90 ही हुआ ना, तो ये भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से संपूरक कोण, हिंदी में पूरक और संपूरक, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था कि दो एंगल का सम कितना था, 90 डिग्री। तो अब संपूरक का कितना होगा, जब दो एंगल का सम होगा 180 डिग्री। सिंपल, दोनों एंगल का सम अगर 180 है तो वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल बन जाते हैं, ठीक है। अब ये है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मतलब ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है ना, इनको बोलते हैं हम अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सामने वाले एंगल्स अपोजिट एंगल है ना। तो जैसे इसमें हमें बता रखा है कि जैसे CD जो है वो AB को काट रहा है, तो अब इससे क्या एंगल बना है, देखो AOD ये इक्वल होगा BOC के, मतलब ये सामने वाले एंगल है, इनको बोलते हैं अपोजिट एंगल, ठीक है। ये अपोजिट एंगल है हमारे। तो ये इसमें AOC बराबर होगा DOB के और AOD बराबर होगा BOC के। तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं। स्पेशली ये जो आपको कंडीशन दी हुई है ना, इसमें ये बराबर होते हैं। आप देखो, अगर आपने 9th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी होगी ना, एज इट इज़ फिगर, पूरी की पूरी एज इट इज़ फिगर 9th क्लास की NCERT से उठाई गई है। इवन वही एग्जाम्पल है 1 2 3 4 वाला, ABCD वाला भी सेम चीज़ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आई होप ध्यान से समझा पाऊँ मैं आपको। अगर बाकी तो आपको वैसे भी कोई सारी चीज़ें पता ही होंगी, इसमें आपके लिए कुछ नया नहीं है। आप देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के। ये उसी से बराबर हो रहा है जो हमने अभी अपोजिट एंगल पढ़े हैं ना, उससे। एंगल 6 बराबर है एंगल 8 के और एंगल 5 बराबर है एंगल 7 के, ठीक है। ये अपोजिट एंगल्स हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर होता है हमारा एकांतर कोण, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल आपने पढ़ा होगा, एकांतर कोण और बाह्य कोण, है ना। तो एकांतर कोण तो ये भी आपस में हमारे बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण जैसे एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। इसी तरीके से एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के और एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के, ठीक है। और इन सब का सम कितना होता है, जो हमारे 180 डिग्री, ये जो हमारे एंगल हैं ये हमारे 180 डिग्री के बराबर रहते हैं, ठीक है। अब संगत कोण भी, हाँ एक संगत कोण भी, संगत कोण का मतलब है साथ वाले कोण, ठीक है। एक वो भी कॉन्सेप्ट है संगत कोण मतलब साथ वाले कोण। तो देखिए एक के साथ यहाँ पे 4 नहीं, ये तो आपका कौन सा एंगल हो गया जो अभी हम पढ़ के आए हैं ना। अच्छा आप कमेंट करके बताना, चलो मैं ही बता देती हूँ कि एक के साथ 4 है तो ये इसका आसन कोण है, आसन कोण साथ वाले कोण है ना। ऐसी 5 के आसन कोण 8 है, लेकिन अभी इसमें बताना है हमें संगत कोण। संगत का मतलब होता है एक तरफ वाले, एक साइड वाले। तो इसमें जो एंगल 1 है तो एंगल 1 का संगत कोण होगा एंगल 5, 2 का होगा 6, इसी तरीके से 3 का संगत होगा 7 और 4 का संगत होगा 8। ये है इसमें संगत कोण, ठीक है। एकांतर कोण भी आपको बता दिया, बाह्य एकांतर कोण और आंतरिक एकांतर कोण। बस अभी इसमें आपको निकालना है। अब जैसे ही क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो x + 30 x - 25, तो सिंपल कुछ नहीं करना, x + 30 + x - 25 = 180 डिग्री। क्योंकि देखिए रेखिक युग्म बन रहा है, पूरा रेखिक है, पूरी लाइन है, तो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लो और जो भी दिया हुआ है आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे सारे एंगल्स वगैरह थे। अब हमारे पास आई है द्विआयामी बंद आकृतियाँ। द्विआयामी मीन्स 2D, 2 डायमेंशन शेप्स आई हैं। तो पहले है त्रिभुज। तो त्रिभुज में बेसिकली इतना जिस ज़्यादा डिटेल में लिखा है इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो त्रिभुज में है 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोने होते हैं, 3 एंगल, 3 कोण बनते हैं, बस। इसके ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ इतना और कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस इतनी भी चीज़ें दिमाग में क्लियर रहेंगी तो हम काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब जैसे जो त्रिभुज ABC के जो अंदर का सारा एरिया है वो अभ्यंतर है और जो बाहर है वो सारा बाहर है। तो आपसे पूछेंगे T कहाँ पर है, तो ऑब्वियसली बहिर्भाग में है। R कहाँ पर है, R इसके इंटीरियर है, अंदर है। तो ये चीज़ें आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। अब त्रिभुज का वर्गीकरण, हाँ अब थोड़ी सी चीज़ें अच्छे से शुरू होंगी। तो त्रिभुज का पहले हम कोणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो न्यून कोण, जिसमें देखो तीनों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे। अभी जो हमने पहले पढ़े थे ना न्यून कोण समकोण, वो हमने कोण पढ़े थे, कोण। अभी हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं, उन्हीं कोणों के आधार पर हमने त्रिभुजों का वर्गीकरण कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया हमने त्रिभुजों का, और अब हम उसको पढ़ रहे हैं। तो पहला है न्यून कोण। तो न्यून कोण जैसा कि हमें नाम से पता है, इसमें जो तीनों एंगल होंगे ना हमारे 90 डिग्री से कम होंगे, तो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है।
फिर आता है समकोण। तो समकोण होता है, समकोण में एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। तीनों एंगल 90 के नहीं होंगे, क्योंकि देखो 90 90 90, त्रिभुज के तीनों कोणों का ही सम कितना होता है 180 डिग्री, और 90 90 करके तो हम कितना पहुंचा रहे हैं 270। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना राइट एंगल, राइट एंगल, तो राइट एंगल क्या है, ये 90 डिग्री वाला ही है। फिर नेक्स्ट है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण में क्या है, कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो हम उसको अधिक कोण बोलते हैं। फिर उन्होंने भुजाओं की लंबाई के आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया। ये आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये सब पढ़ा होगा, आइसोसेलन, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना, वही है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी समद्वि यानी सम दो भुजाएं बराबर हैं, वो हमारे समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होती, वो विषमबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों जो साइड है हमारी तीनों बराबर होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, विषमबाहु स्केलेन ट्रायंगल, और समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, फिर है हमारा चतुर्भुज। ये भी हमारी 2D शेप्स है, पैरेललोग्राम, चतुर्भुज। तो ABCD 4 पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो ये ABCD हो जाता है, मतलब एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इसमें 4 साइडें होती हैं, 4 कोने होते हैं, 4 एंगल होते हैं, और इन सबकी चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होता है चारों का सम। अब इनके प्रकार कौन से होते हैं, पहला है समलंब चतुर्भुज। समलंब यानी ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो तो साइडें पैरेलल रहेंगी और दो कहीं भी आपस में आगे जा करके मिल सकती हैं। ठीक है, तो पहला जो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है ये समलंब का है। देखिए, दो तो पैरेलल हैं, दो सीधी सीधी चल रही हैं और दो आगे जा करके कहीं ना कहीं मिलेंगी ज़रूरी, होता है समलंब। और ये जो सेकंड आप देख रहे हो ये बिल्कुल भी समलंब नहीं है, ये हमारी दोनों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर नहीं, समांतर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज में देखो जो बीच में आपको दो इक्वल का साइन दिख रहे हैं ना, इक्वल मतलब लेटा हुआ इक्वल है, ये कह लो, तो ये हमारी समांतर का साइन होता है, पैरेललोग्राम, पैरेलल दिखाने के लिए। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें दोनों जो रेखा युग्म में आपके पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के समांतर। ठीक है, ये आपका समांतर चतुर्भुज। फिर है थर्ड आयत। आयत क्या है, रेक्टेंगल, आपको पता होगा। तो आयत में भी आपको आयत में क्या होता है, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और दो जो आमने सामने की जो पैरेलल साइड्स हैं दो बराबर होती है, मतलब दो आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में चारों साइडें आपकी बराबर होंगी, चारों साइडें, लेकिन चारों 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगी। आयत में क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है और चारों 90 डिग्री का एंगल बना रही है। समचतुर्भुज में चारों बराबर हैं लेकिन चारों 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगी। फिर थर्ड है हमारा जो वर्ग आपको बताया रखा है, वर्ग में चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं, चारों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, आई होप इनमें डिफ्रेंशिएट आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे इन्होंने एक इसका कॉन्सेप्ट मैपिंग के लिए चार्ट बना रखा है, कॉन्सेप्ट मैपिंग का। चतुर्भुज आमने सामने का बराबर होता है, समलंब में सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में इस तरीके का, मतलब आपको एक चार्ट दे रखा है, आप इसको अपने समझने के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला ड्राइव करके बताया हुआ है, ड्राइव मतलब खोल करके बताया हुआ है कि कैसे फॉर्मूला बनता है इनका, कैसे आता है। तो समलंब का अगर आपको परिमाप निकालना है ना, परिमाप, ठीक है, परिमाप यानी जब हम सब में प्लस करते हैं, तो त्रिभुज ABC इसको दो त्रिभुजों में बांट दो और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल को प्लस कर दो। तो बेसिकली जो आपका फॉर्मूला बनेगा 1/2 × H और मल्टीप्लाई में समांतर भुजाओं का योग, मतलब 1/2 = H, ब्रैकेट में AB प्लस CD, हाँ AB प्लस CD, बस इतना करना होता है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप कैसे निकालेंगे हम, आपको पता है आमने सामने की भुजाएं सारी बराबर होती हैं, तो AB जमा BC जमा CD जमा DA करके। ठीक है, और अगर इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, बस B × H, खत्म। ठीक है, और सॉरी ये जो मैंने आपको बताया ना, ये समलंब का परिमाप नहीं है, समलंब का क्षेत्रफल है, 1/2 × H, ब्रैकेट में AB प्लस CD। ठीक है, और समलंब का परिमाप तो यही होगा कि चारों साइड को हम उसको जोड़ लेंगे अगर हमें दिया हुआ है तो। फिर है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L जमा B, और क्षेत्रफल क्या होता है, L × B। फिर समचतुर्भुज का परिमाप, तो सारी साइडों को हम प्लस कर देंगे और सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो 4AB भी कर सकते हैं हम। ठीक है, 4AB। और समचतुर्भुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो जो विकर्ण की लंबाई है उनका गुणनफल। ठीक है, मान लीजिए AC = DB, ये जो आपको सामने चित्र दिया हुआ है, तो इसमें क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, AC = BD। ठीक है, फिर आता है वर्ग। तो वर्ग का परिमाप क्या हुआ, 4:A, और क्षेत्रफल क्या हो गया, AB²। ठीक है, भुजा गुणा भुजा वो AB² हो जाता है। ठीक है,
ये अभी तक हमने त्रिभुज पढ़ा, हमने चतुर्भुज पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे व्रत। तो व्रत क्या होता है? वक्र रेखा पर किसी समतल क्षेत्र द्वारा खींचे गए स्थान की द्विआयामी आकृति होती है। मतलब किसी पर भी अगर हमने घेरे पर गोल खींच दिया तो वो व्रत है। अब परिभाषा क्या है? एक समतल वक्र जिसके सभी बिंदु समतल में स्थित होते हैं, मतलब नियत बिंदु से दूरी पे होते हैं, वो हमारा व्रत कहलाता है। आपको पता है ना कि जैसे जो व्रत का केंद्र है वहाँ से सबकी दूरी बराबर होती है। जैसे त्रिज्याएं हैं, जो त्रिज्याएं सारी आपस में बराबर होती हैं, सभी त्रिज्याओं की लंबाई बराबर होती है, व्यास सबके बराबर होते हैं, तो वही है, सब जो है एक फिक्स दूरी से इक्वल दूरी पर होते हैं। जबकि आयत में, त्रिभुज में ऐसा नहीं होता, चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ व्रत में होता है। ठीक है। व्रत पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा होता है। जैसे कि ए भी है, हमारी जीवा भी है, हमारा व्यास भी है। हम सी को ए से मिला देंगे तो ये हमारा जीवा बन जाएगा। ठीक है। जो सबसे बड़ा जीवा होती है हमारी, उसको व्यास के नाम से जानते हैं, और त्रिज्या जो होती है उसका आधा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ए सी है, ठीक है, जो आपको ये पर्टिकुलर एरिया दिख रहा है ना, PAC है ना, इसको व्रतखंड बोलेंगे क्योंकि ये व्रतों का खंड होकर के बन रहा है। तो PAC वाला हो गया लघु व्रतखंड, और AQC ये आपका बन गया दीर्घ व्रतखंड। और ये जो आप बी आकृति देख रहे हो ये आपका है त्रिज्या खंड, क्योंकि ये त्रिज्या से बन रहा है। AO इसकी त्रिज्या है, OB इसकी त्रिज्या है, तो ADB आपका लघु त्रिज्या खंड, और ACB इसका दीर्घ त्रिज्या खंड। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ, 10th क्लास का 10th ही चैप्टर है ना। सेगमेंट के बारे में पढ़ा होगा आपने, सेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, लाइन सेगमेंट सेक्टर। तो वही जो त्रिज्या खंड है उसको सेक्टर बोलते हैं और इसको सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे इसको आपको कुछ इस तरीके से बता रखा है, अगर आप इसको पढ़ोगे आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। ठीक है। आप जैसे कि मैं लघु और दीर्घ बोल रही हूँ, तो दीर्घ को व्रत भी बोलते हैं ना, व्रत। तो इसमें क्या है, 360 माइनस सम्मुख दिशा में निर्मित न्यून चाप का 360, क्योंकि एक जो व्रत है हमारा उसका टोटल एरिया कितना होगा, 360 डिग्री। तो 360 में से अगर आप छोटे वाले का माइनस कर दोगे तो आपको बड़े का मिल जाएगा। इसको भी फॉर्मूले में पूरा बता रखा है, अभी यहाँ पे नाम ऐसे लिखा हुआ है। और ये 10th की जो थ्योरम है ना, जो पेपर में आती है देखो, उसमें से आपका ये फिगर उठाए गए हैं। तो अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है जो हमारा व्रत के अंदर, एक जो व्रत है ना, व्रत के अंदर जो बनता है चक्रीय चतुर्भुज, उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। मतलब चतुर्भुज भी तो हम कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन जो एक व्रत के अंदर बनेगा उसको हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। मतलब इसके जो चारों पॉइंट है ना व्रत के अंदर टच होने चाहिए, इसको हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। और व्रत के अंत्य एवं बाह्य बिंदु, ये तो आप बता दोगे व्रत के अंदर कौन है, व्रत के बाहर कौन है। व्रत का खंड, देखिए व्रत का खंड हो रखा है। ठीक है। तो वही है लघु खंड, दीर्घ खंड, ये सारी थ्योरम है, 10th क्लास से उठाई हुई है। 10th क्लास का चैप्टर कर लोगे ना तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर क्लियर नहीं है तो। ठीक है। ये कुछ फिलअप दिए हुए हैं, इनके आपको आंसर दिए हुए हैं, तो आप इसको एक बार फिल करके देखना। एक चतुर्भुज, देखिए लास्ट वाला जो है, एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। सी जो है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 40 है, तो उसके द्वारा व्रत के परिधि पर अंतरित कोण का मान होगा 20 डिग्री, क्योंकि जो केंद्र पर मान होता है ना वो डबल होता है, बाकी कहीं पर उससे आधा, तो यानी कि 20 इसका आंसर होना चाहिए। एक व्रत की त्रिज्या एक रेखाखंड है जो व्रत पर एक बिंदु को उसके ढका हुआ है, नहीं समझ में आ रहा, बाकी आप कर लेना। ठीक है। इसको फिर है सर्वांग समता और समरूपता। ये संगम समता गलत लिखा हुआ है, कॉन्ग्रुएंसी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, सर्वांग समता और समरूपता यानी सिमिलैरिटी, तो वो है। तो सर्वांग समता के लिए आपने रूल पढ़े होंगे 9th क्लास में, है ना, SSS, साइड, अगर त्रिभुजों की तीनों साइड बराबर हैं तो वो SSS नियम से सर्वांग सम है। RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड अगर हमारी बराबर हो जाती है तो अभी वो हमारा बराबर हो जाता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था SAS, साइड एंगल साइड, अगर किसी भी दो त्रिभुजों में 2 साइड और 1 एंगल बराबर है तो इस नियम से भी वो जो त्रिभुज है हमारे सर्वांग सम हो जाते हैं। अभी मैं जो ये सारी बातें बता रही हूँ वो सर्वांग समता के लिए बता रही हूँ। ठीक है। और एक चौथा नियम था ASA, एंगल साइड एंगल, अगर किसी भी त्रिभुज के 2 एंगल और 1 साइड बराबर है तो वो ASA नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे। बस यही है कि दोनों एंगल के बीच वाली ही साइड होनी चाहिए, ऐसी जो SAS है वो दोनों साइडों के बीच वाला ही एंगल होनी चाहिए, तो इस नियम से ही हमारे हो जाते हैं। तो ये सर्वांग समता के नियम है। ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया हुआ है जो मैंने बता दिया। रेखा की सर्वांग समता यानी 2 SS, कोणों की सर्वांग समता यानी एंगल, तो त्रिभुजों की सर्वांग समता जैसे जो SAS नियम है पहला, इसको आप थोड़ा सा अपने आप डिटेल से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, SAS। ठीक है। फिर है अगला SSS,
साइड साइड साइड। फिर है हमारा ए एस भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो बात वही है, अगर आप इसको करके देखोगे बात वही है। और चौथा है हमारा RHS। तो इन नियमों से हमारी सर्वांग समता का नियम पूरा होता है, इन नियमों से हम लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से फिर आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, आप इसको बोल रहे हैं कि सिद्ध करना है। तो पहले जो हमारा बच्चों वाला काम होता है हम करते हैं कि दिया है, फिर लिखते हैं हम सिद्ध करना है, फिर होता है हल। तो हमें जिन त्रिभुजों को सिद्ध करना है हम वही त्रिभुज ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BCD, ठीक है। तो BC कॉमन है, ठीक है, और एंगल A बराबर है एंगल D के, दिया हुआ है। तो और तीसरी चीज़ क्या है, ABC और BCD में, हाँ, एक ये वाला जो एंगल कॉमन आ रहा है, ठीक है, और एक साइड हमारी बराबर हो गई, को BC दोनों में कॉमन है। और एक चीज़ कुछ और दी जानी चाहिए, एक मिनट में क्वेश्चन देखो, हाँ, संगत भुजाएं, सात वाली भुजाएं है ना हमारी त्रिभुजों की, संग वाली भुजाएं तीसरा। तो इसलिए SAS से सर्वांगसम से हमारा ये हो गया। त्रिभुजों की देखो समरूपता, अब समरूपता सिमिलैरिटी। अभी देखिए सिमिलैरिटी सर्वांग समता का मतलब क्या है, अगर मैं एक हाथ को अपनी हथेली के दूसरे हाथ पर रख रही हूँ और वो इस हाथ को पूरे हाथ पे कवर कर लेता है, तो ये सर्वांग समता है। मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु द्वारा पूरी तरीके से ढक लिया जाना, कुछ भी पार्ट शेष न बचना और उसका सब कुछ ढक पा रहा है, तो वो इसकी सर्वांग समता है। लेकिन समरूपता में, सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, साइज जो है छोटा बड़ा हो सकता है, बस साइज सेम होना चाहिए। जैसे कि ले लिया मैंने समोसा और मैंने ले लिया ब्रेड पकोड़ा, तो दोनों ही ट्रायंगल शेप में है। भले ही समोसा देखो ब्रेड पकोड़े से बिल्कुल अलग है, ठीक है, उसकी स्टफिंग अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन दोनों की शेप सेम है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ ये समरूप है, यानी कि ये सिमिलर है। मैं इसको सर्वांग समता नहीं बोल सकती, लेकिन मैं इसको सिमिलर बोल सकती हूँ, मैं इसको समरूप बोल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो समरूप है। तो इस तरीके से, ठीक है, आपको छोटी बड़ी साइज करके कंपेरिजन यहाँ पे आपको बताई हुई है। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परावर्तन और सममिति। तो परावर्तन आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, साइंस का टॉपिक है परावर्तन और अपवर्तन, जो सूर्य की किरण का होता है ना, परावर्तन अपवर्तन। तो इसी तरीके से ना हम लाइन में करेंगे, ये साइंस की टर्म है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि हम जानते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ये समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सामने सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें छाया का निर्माण होता है। तो जो छाया का निर्माण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। जब एक लाइट रिफ्लेक्शन होकर के दूसरी तरफ चली जाती है और जो वहाँ पे उसकी शेडो बनती है, यानी उसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। तो इसमें हमें बताना है लाइंस में कैसे है। देखिए एक रेखा में परावर्तन, एक मान लीजिए आपके पास एक लाइन दी हुई है आपको L, ठीक है, कोई भी लाइन है आपके पास L, क्योंकि हम मैथ्स में हर एक चीज़ का नाम देते हैं, आपको पता होगा ना, लेट X Y Z जो भी हम मानते हैं, हमें हर एक किसी का नाम देना होता है कुछ ना कुछ, हम किसी को बेनाम नहीं छोड़ सकते, ये मैथ्स की एक खासियत होती है। तो हमने एक लाइन ले ली, हमारे पास एल जो है एक लाइन है, और P उसके ऊपर कहीं पर भी कोई बिंदु है, कहीं पर भी पॉइंट है, बिंदु P। अब P क्या हो रहा है, P जो हो रही है रेखा L से परिवर्तित हो रही है, मतलब एक लाइन दी हुई है उससे परावर्तन कौन कर रहा है, बिंदु P। तो देखिए एक आपको L लाइन दे दी और जो बिंदु है उससे परावर्तन होकर के अपनी एक शेडो बना रही है P डैश। तो यानी कि L डैश की जो प्रतिबिंब है वो क्या हो गई, P डैश, और P जो लाइन दी हुई है ना आपको L डैश, उसका प्रतिबिंब क्या बन गया, PM डैश। अगर आप इसको यहाँ पे पढ़ोगे ना प्रतिबिंब प्राप्त करने की विधि, तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो आप इसको स्किप ही कर देना, क्योंकि पढ़ोगे भी समझ में आएगा नहीं और इसमें से क्वेश्चन बनने की चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी तक तो क्वेश्चन बन के नहीं आए हैं। हमको एज इट इज ये चतुर्भुज, समलंब, समांतर चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक इस तरीके से बच्चे की डेली लाइफ में यूज़ है, इस तरीके से NIOS से क्वेश्चन बना के पूछता है, DSSS भी, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। तो आप इसको स्किप कर देना। फिर इसमें यही बता रहे हैं कि जैसे जैसे आपका प्रतिबिंब जब बन जाएगा तो फिर रेखाखंड का परावर्तन कैसे होगा। तो इन्होंने बोल दिया कि जो AB है रेखाखंड के ऊपर डैश लाइन होती है, तो जहाँ पे उसका प्रतिबिंब रेखाखंड बनेगा A', ठीक है। तो फिर ये जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो आप चाहो तो ये सारा स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले क्या बोला था, रेखा का परावर्तन, फिर आपको रेखाखंड का परावर्तन बताया कि रेखाखंड का कैसे परावर्तन होता है, फिर बताया त्रिभुज का परावर्तन कि त्रिभुज किस तरीके से का परावर्तन होगा, ठीक है। तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब नेक्स्ट है सममिति, यानी कि सिमिट्री। कुछ वस्तुओं के रूप और डिज़ाइन हमें बहुत आकर्षण लगता है और हम कहते हैं कि बहुत सुंदर है, या तो डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है, ऐसा कुछ आपको देखो नीचे दिया हुआ है, पान का पत्ता, डिज़ाइन, तितली। तो बेसिकली आप इसको आधा करोगे, हाफ, तो इधर आपके लेफ्ट हैंड में भी बराबर आएगा और राइट हैंड में भी, तो यही होती है आपकी सिमिट्री, सममिति, ठीक है।
और सममिति तभी होती है जब दोनों तरफ का पार्ट आपका बराबर होना चाहिए। देखिए अगर आप दिल को आप बीच में से डालोगे लाइन तो आपका लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट पार्ट इक्वल टू राइट पार्ट हो जाएगा। बट अगर आप इसको बीच में से लाइन डालते हो, ठीक है, तो ये इक्वल नहीं होगा, तब आपको इसमें सिमेट्री नहीं दिखेगी, तब ये नहीं होगा, ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक है, आपका फेवरेट चैप्टर हुआ करता था मैथ्स में जब हम पढ़ते थे, सब ये सबसे आसान लगता था, है ना। तो अभी है कि अब एक रेखा को उचित रूप से खींचने के बारे में सोचते हैं कि वही बात है। देखिए हम किसी लाइन को हॉरिजॉन्टल भी खींच सकते हैं और वर्टिकल भी खींच सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है। यदि हम आकृति का अक्ष प्राप्त करना चाहें, आकृति को रेखा के अनुदिश काटें या फिर रेखा के अनुदिश काटने को मोड़ना, अनुदिश आकृति को मोड़ना। देखिए एक आकृति में रेखिक सममिति होती है और उसमें एक रेखा ऐसी होती है जो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको मोड़ने पर, काटने पर वो एक दूसरे के भाग संपाती हो जाते हैं। संपाती का मतलब एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाते हैं। हम ऐसी ही आकृति को सममिति कहते हैं। मतलब वही इन्होंने जो मैंने आपको बताया कि दोनों पार्ट अगर आपके बराबर होंगे तो वो आपका सममिति है, यानी सिमेट्री। उन्होंने इसको बस थोड़ी सी मैथ्स की लैंग्वेज में, आप कह लो टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि यदि उसमें एक रेखा ऐसी हो जिसके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाते हैं, ऐसी आकृति को सममिति बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने इसी तरीके से कुछ करके दिखाया हुआ है। जो आपको ऊपर शेप दी गई थी करेक्टली आपको बीच में से काट के बताया हुआ है, दोनों पार्ट बराबर आ रहे हैं, तो ये आपकी सममिति है, ठीक है। अगर और इसके नीचे आपको कुछ अंग्रेजी के लेटर दिए हुए हैं जैसे ABCDE। तो देखिए ए को हम अगर सीधा सीधा काटेंगे तो नहीं जाता वो बराबर, तो इसलिए इसको बीच में से काटा है। BDE को नीचे से काटा है। तो ये हम पे डिपेंड करता है सिमेट्री करने के लिए हमें कौन सी लाइन चाहिए, ठीक है। फिर हमारी सममित रेखाएं और ज्यामितीय आकृति। तो सममित रेखाएं मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि जो लाइनें हम काट रहे हैं, मतलब जो जैसे ए है और हमने इसको बीच में से काटा हुआ है, तो जो ये जो लाइन हमने काटी है ना, इसको सममित करने के लिए, सिमेट्री करने के लिए जो लाइन काटी है, ये सममित रेखा है आपकी, यानी ये सिमेट्री लाइन है। बी के हमने बीच में से काटा है, वर्टिकल है ना, वर्टिकली हम उसको काट रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, वो हो गई हमारी सिमेट्री लाइन। तो अभी हम जो सममित रेखाएं पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जो हमारी ज्यामितीय आकृतियां होती है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। इनके बीच में जो सममित रेखाएं मतलब सिमेट्री लाइन कैसे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा थ्योरी आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। देखिए आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, तो अगर आप उसको बीच में से हॉरिजॉन्टली काटोगे, दोनों पार्ट आपके बराबर है, तो आपका ये ज्यामितीय आकृति में एक आपको एक लाइन मिल गई, ठीक है, इक्वल हो गए दोनों पार्ट। सेम यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल में आप हॉरिजॉन्टली भी काट रहे हो तो भी आपके पार्ट इक्वल है, वर्टिकली काट रहे हो तो भी आपके पार्ट इक्वल है, ठीक है। तो ये आपकी ये लाइन हो गई। इसी तरीके से आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इक्वली काट सकते हैं। तीनों तरफ से वो इक्वल आएगा तो उसका डिवीजन आपको दिखा रखा है। सेम ऐसे आपको स्क्वायर के साथ दिखा रखा है कि कैसे कितने तरीके में हम काट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक जो हमारी आकृति होती है, हमारी फिगर होती है, उसमें एक या 2 ही लाइन हो, ये लाइनें कितनी भी हो सकती हैं, सिमेट्री वाली लाइनें, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाया हुआ है। अब है यहाँ पे घूर्णन सममिति। घूर्णन यानी कि जो गोल चक्री आपने देखा होगा DSSB में, या आपने जो भी पहले एग्जाम दिए होंगे उसमें आपको ना एक क्वेश्चन आता है कि इसके 3-4 आकृति फिगर आपको दे दी जाती है, फिर आपसे पूछा जाता है कि 5th नंबर में आपको क्या आएगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमारे घूर्णन सममिति में ही होते हैं। फिगरें कुछ बढ़ती चली जाती है कि नेक्स्ट क्या आएगा या इसके बाद कौन सी आकृति आनी चाहिए, घुमा घुमा के ही देते हैं। तो वो इसी तरीके का ये क्वेश्चन है कि आपको देखिए चक्री बनाई हुई है, हमने हाथ से पहले जो पंखा बनाते थे उनके आपको नाम दे दिए ABCD, ठीक है। अब इसको आपको वामावर्त घुमाना है। एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज। तो आपको क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज घुमाना है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी वामावर्त ना, हाँ एंटी क्लॉकवाइज इसमें आपको घुमाना है। और हम देखेंगे कि इसमें चेंजेस हो रहा है, मतलब एक चक्री A वाली उधर चली जाएगी, B वाली उधर, मतलब इनकी जो आपस में चेंज होती रहेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें 4 स्थितियां हैं, सारी चेंज हो रही है, ABCD अपनी अपनी जगह चेंज कर रही है, लेकिन ये स्टिल हमें पहले जैसी दिख रही है। तो इसमें क्या है कि इसमें चक्री में क्रम 4 की घूर्णन सममिति है। जब कोई वस्तु घूर्णन करती है तो उसके आकार और माप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। ऑब्वियसली जो चक्री है, चक्री तो चक्री रहेगी, भले ही वो घूम रही है बट चक्री तो सेम रहेगी। तो जब कोई वस्तु घूमती है तो उसके आकार और माप में परिवर्तन नहीं होता, और घूर्णन उस वस्तु को एक निश्चित बिंदु के आसपास घुमाता है। इसी को ही हम सममित बिंदु बोलते हैं, यानी इसके बीच वाला जो चक्री का जो पॉइंट है ये होता है आपका सिमेट्री पॉइंट, ठीक है। और इसमें आपको जांच करनी है कि क्या इसमें घूर्णन सममिति है। अगर आप इसको घुमाओगे तो स्टिल ये सेम रहेगा या नहीं, तो वो आपको बताना है। इनके अच्छी बातें इनको कर लिया करो, और क्योंकि इनके एंड में आंसर्स भी दिए होते हैं,
तो वो भी हो जाती है। दो रेखाएं सर्वांग होती है यदि इनके कोण बराबर है। दो कोण सर्वांग है, इनके भुजाएं बराबर है, रेखाएं बराबर है। ठीक है, यदि त्रिभुज सर्वांग है तो उनके डैश कोणों की माप भी बराबर होती है, सभी कोणों की माप बराबर होती है। दो समरूप त्रिभुजों के की माप समान होते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की मतलब आकृति समान होती है, सेम दिखते हैं वो। ठीक है, बाकी एक बार आप आंसर चेक कर लेना। अब यहाँ के बाद आती है हमारी त्रिमिमीय आकार। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमारी 2D शेप्स चल रहे थे ना, समलंब हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, ये सब हमारी 2D शेप्स थी। अब हमारी 3D शेप्स आ जाती हैं, त्रिमिमीय आकार यानी 3D शेप्स। ठीक है, अब पहली बार एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि 3D शेप्स क्या होती हैं। आकार जो 3 दिशाओं में परस्पर समकोण पर विस्तारित होते हैं उसी त्रिमिमीय आकार बोलते हैं। ठीक है, तीनों दिशाओं में 90 डिग्री पर जाते हैं, वो हम उनको 3D शेप्स बोलते हैं। अब घनाभ क्या होता है? घनाभ आपको पता होगा, एक बॉक्स, एक ईंट, एक डस्टर, एक बुक, ये सारी हमारी घनाभ क्यूबॉइड के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसके 8 शीर्ष होते हैं। अभी मेरे पास कुछ है नहीं, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को बहुत अच्छे से डेमो करके दिखाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों से, सिर्फ एक दो से नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं कर सकते। तो आप याद रखना, इसके 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं और भूल जाते हैं कि कितने किनारे हैं, कितनी साइड हैं, कितने एजेस हैं, तो आप याद रखना प्लीज़। तो ये कुछ इस तरीके का क्यूबॉइड होता है। अगर आप इसका कर्व सरफेस एरिया देखोगे, कर्व सरफेस एरिया देखिए 3 चीज़ें होती है। हर 3D शेप है, याद रखिए 3D शेप से तो 3 चीज़ें होती हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 3 तो 3। और ऐसी सेम आपका जब आपका 2D शेप्स होगा, 2 है नाम में, 2 आ रहा है 2D, तो आपको 2 ही चीज़ें मिलेंगी, पेरीमीटर और एरिया, दैट्स इट। यहाँ पे 3D है तो आपको 3 चीज़ें मिलेंगी, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सॉरी, उसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कर्व सरफेस एरिया को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम को तो आपको पता है आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इन्होंने एक नहीं दिया हुआ, इन्होंने डायरेक्ट टोटल दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में LB जमा BH जमा में HL। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ, इसका कर्व सरफेस एरिया आप याद रख लो, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया से भी क्वेश्चन बनता है। ये 3D शेप्स के जितने भी सारे फॉर्मूले हैं ना, 3D शेप्स एक जगह आप डाल के, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फेयर, कोन, ये सारे ना एक जगह आप लिख लीजिए। वहाँ पे एक का TS है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम एक साथ आप लिख लो। ठीक है, आप अलग अलग लिखोगे, याद करोगे होंगे नहीं, लेकिन इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आपने DSSB का पेपर देखा होगा तो आपको पता होगा, इसमें से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। तो आप एक बार लिख लो और उनको बार बार देखो, 1 बार 2 बार 10 बार कम से कम आप देखोगे ना, आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। तो जो हमारा क्यूबॉइड है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में LB जमा BH जमा में HL। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में L जमा B इंटू H, और इसका जो वॉल्यूम है वो होता है L इंटू B इंटू H। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्यूब होता है, इसकी सारी साइड्स, हाइट, लेंथ, ब्रेथ सब इक्वल होती है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होता है वो होता है A की क्यूब। ठीक है, सिंपल है। आई होप इसमें यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी में जो है आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताया गया है कि कैसे है, मीटर क्यूब क्या होता है। हाँ, जब हम एरिया निकालते हैं तो हम जैसे कोई भी जो इकाई यूनिट होती है मेजरमेंट की, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर करते हैं, तो इसी में हम वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, वो हम इसमें करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारा बेलन। ठीक है, प्रिज्म भी है। ठीक है, प्रिज्म भी है। तो प्रिज्म में देखो, एक प्रिज्म थोड़ा सा अलग है। प्रिज्म थोड़ा सा अलग क्यों है? क्योंकि ना इसमें आयत भी होता है और इसमें त्रिभुज भी होता है। मतलब ये एक है तो 3D शेप, लेकिन इसमें आयत भी मिला होता है, इसमें त्रिभुज भी मिला हुआ होता है। ठीक है, इसलिए इसको प्रिज्म बनाते हैं। इसके दोनों तरफ त्रिभुज होते हैं और साइड में 3 आयताकार बेस बनते हैं, जो आपने देखा होगा प्रिज्म को। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पहली बात तो आधार का परिमाप। ठीक है, आधार का परिमाप क्या है? अब आधार पे जो भी शेप होगी, जिस भी तरीके की शेप दी हुई है, तो आधार का परिमाप यानी जितनी भी साइड है हमको प्लस करना है, AB प्लस BC प्लस CA, और इसको हाइट से इंटू करना है, H इंटू आधार का परिमाप। ठीक है, तो प्लस 2:2 आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए प्रिज्म में क्योंकि हम जो है 3D शेप्स अगर हम बना रहे हैं, देखिए प्रिज्म अगर हम कर रहे हैं तो उसमें आयत भी है और त्रिभुज भी है, और आयत और त्रिभुज दोनों ही 2D शेप्स हैं, है ना। तो उसमें परिमाप और क्षेत्रफल ही निकाल सकते हैं हम।
तो हमारे पास प्रिज्म, एक तो इसमें ना चेंज भी हो सकता है प्रिज्म का बेस, ज़रूरी नहीं है कि प्रिज्म ना हमेशा बेस रहे, सेम रहे। अगर सेम नीचे मान लीजिए रेक्टेंगल है या ट्राइंगल है तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वही रहे, वो चेंज भी हो सकता है। तो हमें ये याद रखना, एक तो हाइट हमेशा प्रिज्म में दी ही जाएगी, h/2 आधार का परिमाप, जो भी शेप का आधार है, आधार चाहे किसी भी शेप का है उसका आधार का परिमाप प्लस आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो करना है 2 से इंटू। वो 2 से इंटू इसलिए करेंगे, अपर बेस वो सेम रहेगा ना, तो इस वजह से 2/2 आधार का क्षेत्रफल। और देखो यहाँ पे आपको एक नोट भी दिया हुआ है, ये सभी नियम विभिन्न बहुभुज वाले आधार वाले प्रिज्म के भी लागू होगा। जो विभिन्न बहुभुज वाले आधार है, मतलब बहुत तरीके के, मैंने आपको बोला आधार चेंज होता है, किसी भी तरीके का आधार हो सकता है, उनके लिए भी लागू होगा। तो बहुत अच्छी बात है, h/2 आधार का परिमाप प्लस 2/2 आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर बेलन है। बेलन आपको पता होगा 2 सर्कल होता है, एक रेक्टेंगल को अगर हम मोड़ दें और हम साथ में 2 सर्कल जोड़ दें तो हमें कुछ इस तरीके का बेलन मिल जाता है। तो पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, इसका होता है 2πr/h। ठीक है, 2πr/h होता है। अब यहाँ पे h क्यों नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 2πr/h होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है लेकिन कर्व सरफेस एरिया होता है बेलन का 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में πr प्लस r प्लस h, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, यानी 2πr को हमें r से भी मल्टीप्लाई करना है और h से भी, और कर्व सरफेस में सिर्फ 2πr/h होता है। और बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, और बेलन का आयतन 2πr²h। ठीक है, फिर इसके बाद है शंकु। शंकु का कर्व सरफेस एरिया होता है πrl। ठीक है, इन्होंने पता नहीं बीच बीच में छोड़ के दिया है, कुछ नहीं है। हाँ, तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है πrl, और टोटल सरफेस एरिया होता है πr ब्रैकेट में r प्लस l। ठीक है, πr r प्लस l, और वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, यानी जो हमारा बेलन का होता है ना πr²h, उसका 1/3 कर देंगे तो शंकु का आ जाता है 1/3 πr²h। अगर आप लोग ये लिख रहे हो तो आप लिख लो 1/3 πr²h। और कर्व सरफेस एरिया πrl, और टोटल सरफेस एरिया πr ब्रैकेट में r प्लस l। ठीक है, इसमें बस h नहीं है, l है, क्योंकि इसमें l होती है तिरछी ऊंचाई, तो हमें शंकु में तिरछी ऊंचाई निकालनी होती है। तो वो कैसे निकलती है, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, सेम वही, बस इसमें हो जाता है l का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आ जाता है गोला यानी कि स्फेयर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और वॉल्यूम आयतन आपको दे ही रखा है, वॉल्यूम 4/3 πr की क्यूब, और कर्व सरफेस एरिया रह गया विच इज़ 3πr²। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी 3D शेप्स जो होती हैं। अब इसमें बता रखा है कि हम इनसे संरचना कैसे करते हैं, रूलर और प्रकार का यूज़ करके। देखिए, जब तक हम 6 to 8 क्लास में रहते हैं फिर हम डी से बनाते हैं 90 डिग्री 60 डिग्री, लेकिन जब हम 9th 10th में एंटर करते हैं तो पूरा जो ज्योमेट्री का चैप्टर होता है उसमें हमें क्या बताते हैं, हमें प्रकार से बनाना सिखाते हैं सारे एंगल। ठीक है, कि हम एक लाइन खींचेंगे और उस पर एक कट लगाएंगे तो वो पहला एंगल जो होता है वो हमारा 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री की हम लाइन बना देते हैं, फिर 60 को डबल करेंगे तो 120 डिग्री, फिर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये सारी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो मैं यहाँ पर अभी आपको बता पाऊँ, वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो वो सारी चीज़ें ही हैं कि हम रूलर से किस तरीके से प्रकार से हम बना सकते हैं एंगल। तो वो पेपर में आने वाला भी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो पूछेंगे नहीं ना प्रकार से 60 डिग्री का एंगल बना के दिखाओ, तो ये आप सारा छोड़ सकते हैं। उनको कैसे बीच में से करना है, 90 डिग्री का कैसे बनाना है, बहुत आसान है, मतलब हम सब ने करा हुआ है। ठीक है, इससे हम प्रकार से, मतलब इसकी हेल्प से हम सारी शेप्स भी बना सकते हैं, है ना। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल बहुत आसान है बनाना, ही सारा 8 तक का आपका इसमें दिया हुआ है। तो ये जो चैप्टर है आपका यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।